हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एनिमे क्लास वाईटी पे। आज हम करने वाले हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 1 को डिटेल में एक्सप्लेन। लेकिन उससे पहले सीजन 1 के आखिर में हुआ क्या था उसको हम जान लेते हैं। तो उसमें काफ्का डायरेक्टर इसाओ से फाइट कर रहा था, जिसमें वो खुद का कंट्रोल खो देता है, जिसे उसको जेल में डाल दिया जाता है। एंड बाकी के कैंडिडेट्स को भी दूसरे डिवीजन में जाना पड़ता है। एंड इसी के साथ काइजू नंबर 8 का ये सीजन खत्म हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफ्का का सपना दिखाया जाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि शहर में काइजू का हमला हुआ है। इस सपने में काफ्का और मीना दोनों छोटे बच्चे होते हैं और दोनों ही अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उतने ही देर में वहाँ पे डिफेंस फोर्स आ जाती है, जिसे देखकर काफ्का बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे काफ्का और मीना के ठीक ऊपर एक बिल्डिंग में धमाका होता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि सभी डिफेंस ऑफिसर्स काफ्का की ओर टारगेट कर रहे होते हैं। एंड उनके साथ मीना भी काफ्का के खिलाफ हो गई है। उसके बाद सभी डिफेंस ऑफिसर्स काफ्का पे एक साथ हमला करते हैं, जिससे काफ्का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो शहर को तबाह करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है एंड तभी हमें पता चलता है कि काफ्का अभी भी डिफेंस फोर्स की जेल में होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में डिफेंस फोर्स का 3rd डिवीजन दिखाया जाता है, जो कि काइजू नंबर 10 के हमले की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया था। वहाँ पे हमें कैप्टन मीना आशिरो देखने को मिलती है। तभी वहाँ पे होशिना आता है और वो मीना को कहता है कि काफ्का की जान बख्श दी गई है, लेकिन वो अभी भी डिफेंस फोर्स की जेल में है। एंड हमारे सभी न्यू कैंडिडेट्स भी अब अपने दूसरे डिवीजन में चले गए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में जितने भी ऑफिसर्स थे अब वो दूसरे नए डिवीजन में चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब सीजन 2 के स्टेक्स और भी बड़े होने वाले हैं। उसके बाद हमें रेनो और इहारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों कार में बैठकर अपने न्यू डिवीजन की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन इहारू बीच रास्ते में ही कार रोक देता है और फोटो लेने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठकर काफ्का के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी ही देर में वो वहाँ से अपने न्यू 4th डिवीजन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे रेनो मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा ताकि काफ्का सर को मैं बचा पाऊँ। उसके बाद हमें डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू अपने 3rd डिवीजन वाले ग्रुप के मैसेज पढ़ रही होती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मैसेज करते हैं कि किसको कौन सा डिवीजन मिला एंड सब पहुँच गए कि नहीं वगैरह वगैरह। यहाँ पे किकोरू बिल्कुल रेनो की तरह सोचती है कि उसको भी ताकतवर बनना होगा, ताकि अगर काफ्का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे रोक सके। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी हाशिगावा आ जाते हैं, जो किकोरू को 1st डिवीजन के कैप्टन जेन नारुमे से मिलवाने ले जाते हैं। यहाँ पे किकोरू सोचती है कि 1st डिवीजन पूरे जापान के सभी डिफेंस फोर्स डिवीजन में से सबसे पावरफुल है, और जब मैं अमेरिका गई थी तब वहाँ भी मैंने सुना था कि सबको 1st डिवीजन के बारे में काफी कुछ पता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ। इजी एंड किकोरू दोनों कैप्टन नारुमे के रूम के पास पहुँचते हैं। लेकिन जैसे इजी दरवाजा खुलता है तो हमें देखने को मिलता है कि पूरे जापान के सबसे पावरफुल डिवीजन का कैप्टन किसी टीनेजर की तरह वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखकर किकोरू चौंक जाती है। इजी कैप्टन नारुमी को एक जोर से लात मारता है, जिससे नारुमी अपनी गेमिंग सेटअप से टकरा जाता है। उसके बाद वो इजी पे गुस्सा होता है, तो इजी कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि किकोरू आ रही है, तो आपने अपना रूम साफ क्यों नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे नारुमी कहता है कि मेरी मर्जी, मैं अपना रूम साफ रखूँ या नहीं। तो यहाँ पे इजी फिर से उसको एक लात मारता है और कहता है तुम एक नंबर के आलसी हो। उसके बाद नारुमी उस पे चिल्लाता है और कहता है तुम्हें अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद ही साफ कर दो। तो इजी नारुमी को उठाता है एंड अपने साथियों को कहकर रूम की सफाई करवाता है। उसके बाद इजी नारुमी को किकोरू से मिलवाता है। लेकिन किकोरू यहाँ पे सोचती है कि कोई ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी इतने बड़े डिवीजन का कैप्टन कैसे हो सकता है। लेकिन तभी किकोरू प्रेजेंट मोमेंट में आती है और खुद को कहती है कि जैसा भी हो, लेकिन अब ये मेरा कैप्टन है तो मुझे इसको रिस्पेक्ट देनी ही होगी। उसके बाद किकोरू नारुमी को सलाम करती है। यहाँ पे नारुमी किकोरू से कहता है अच्छा तो तुम डायरेक्टर इशाओ की बेटी हो, वैसे मुझे तुमसे ये सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कैप्टन के तौर पे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। तो यहाँ पे किकोरू कहती है क्या चाहिए आपको। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे अलर्ट सिग्नल बजने लगता है, क्योंकि वहाँ पे काइजू आ गया था। उसके बाद कैप्टन नारुमी सबको रेडी होने को कहता है एंड किकोरू को अपने साथ आने का ऑर्डर देता है, ताकि वो उनके फाइट के तौर तरीके सीख सके। अब अगले सीन में डिफेंस फोर्स की सभी टीम्स रेडी होती है, जहाँ पे दूसरी तरफ शहर के बाकी के लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि समुद्र के बीच एक बड़ा सा काइजू आया है, जिसको शहर में आने से रोकने के लिए टैंक से उस पे फायरिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे काइजू अपने बचाव के लिए ब्रिज को तोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पे नारुमी अपनी टीम को बताता है कि काइजू ने अपने डायरेक्शन चेंज कर दी है। दूसरी तरफ हमें किकोरू का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जो सोचती है कि ये लोग कितने एडवांस है, इन्हें तो काइजू की मूवमेंट का भी पता होता है एंड इनकी टीम भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकी हर एक मेंबर की पावर 14% से भी ज्यादा थी,
जो कि एक लीडर के बराबर होती है। उसके बाद नारुमी किकोरू से कहता है कि मैं तुमसे साफ सफाई, डिसिप्लिन, मैनर्स इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। इतना कहते ही वो हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है एंड काइजू की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद वो अपना हथियार निकालता है एंड सीधा ही काइजू के ऊपर गिरकर उसके अंदर घुसा देता है एंड उसके अंदर ही फायर कर देता है, जिससे काइजू के चिथड़े उड़ जाते हैं एंड चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर किकोरू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब अगले सीन में किकोरू एंड नारुमी एक जगह शांति से बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे नारुमी अपने फोन में आज जो कुछ भी हुआ उसकी न्यूज देख रहा होता है। पर इस न्यूज में मीना की फोटो नारुमी से बड़ी होती है, जिसे देखकर वो चिढ़ जाता है। यहाँ पे किकोरू सोचती है कि पूरे जापान के सबसे पावरफुल डिवीजन का कैप्टन खुद का नाम न्यूज में ढूंढ रहा है। उसके बाद वहाँ पे इजी आ जाता है एंड आते ही नारुमी को एक जोर से लात मारता है, क्योंकि वो इजी का कॉल ही नहीं उठा रहा था। दरअसल बात ये थी कि नारुमी को डायरेक्टर इशाओ के पास काइजू नंबर 8 की मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब का मन ही नहीं था। पर फिर भी इजी नारुमी को उठाकर उसको मीटिंग के लिए ले जाता है। अब अगले सीन में हमें काफका दिखाया जाता है, जो जेल के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो काफका को डायरेक्टर इशाओ के पास ले जाते हैं, जहाँ पे नारुमी, इजी एंड किकोरू भी होती है। यहाँ पे काफका सोचता है कि ये फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद इशाओ काफका को बताता है कि उसको फर्स्ट डिवीजन में जाना है, ताकि वो लोग सबसे पावरफुल डिवीजन बना सके, जो हर एक मुसीबत का सामना कर पाए एंड यहाँ पे रहकर वो अपनी काबिलियत भी दिखा पाएगा। अगर यहाँ पे रहकर भी काफका खुद को डिफेंस फोर्स के लायक साबित नहीं कर पाया, तो उसको पूरे जापान के किसी भी डिवीजन में नहीं रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे नारुमी कहता है, सॉरी, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डायरेक्टर इशाओ उसको कहता है कि काइजू नंबर 9 इंसान बन सकता है एंड काइजू नंबर 10 ने जानबूझ के डिफेंस फोर्स के बेस में हमला किया था। इसका मतलब ये है कि काइजूस खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, और अगर हम अपने घमंड में रहकर ये सोचते रहे कि हम काफी है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो काइजू हम पे ही भारी पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे नारुमी वापस आता है और कहता है कि शायद आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, बेहतर तो यही होगा कि आप काफका को मार दो एंड उसके बॉडी से मुझे नए हथियार दो। तो काफका यहाँ पे कहता है, माफ करना कैप्टन, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे उनके लिए जीना होगा जिन्हें मुझ पे भरोसा है एंड मैंने बचपन में किसी से वादा किया था जिसको मुझे पूरा करना है। एंड आखिर में कहता है कि मैं काफका हिबिनो आपकी डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे नारुमी कहता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड रिजल्ट चाहिए। एंड हाँ, अगर तुमने इस बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक नया सूट बनाऊंगा। एंड इतना कह के ही वो वहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि अब काफका भी किकोरू के साथ एक ही डिवीजन में आ गया है। उसके बाद अगले सीन में डायरेक्टर इशाओ एक लैब में जा रहे होते हैं, यहाँ पे वो काइजू पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हमें पूरा शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्थक्वेक होने लगता है एंड शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड इसके सीजन 2 की शुरुआत कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करो। मैं बहुत ही जल्द आपको इसके अगले पार्ट में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए एंड एनिमे देखते रहिए। जय हिंद।